हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। लास्ट वीडियो में हमने बताया किस तरीके से रशिया की हालत हो गई थी, लोग किस तरीके से स्ट्राइक पे और धरने पर उतर आए थे और किस तरीके से राजा ने जो ड्यूमा था, जो पार्लियामेंट था, वो एस्टेब्लिश करा। लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड करी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, लेकिन राजा भी बहुत चालाक था। उसने क्या करा, कंजर्वेटिव्स को ले आया बार बार। मतलब पहले फर्स्ट ड्यूमा को उसने डिमोलिश कर दिया, फिर सेकेंड को कर दिया, फिर थर्ड लाया। तो किस तरीके से राजा भी चालाकी चल रहा था। अब इन सारी चीजों के चलते हुए मोनार्की कैसे हटती है अब हम जानेंगे इस वीडियो में। यहां से मोनार्की जो है वो हट जाएगी राजा की, ये मैंने थोड़ा पहले बता दिया है, लेकिन किस तरीके से हटेगी और क्या क्या सिचुएशन होगी और वर्ल्ड वॉर वन मोनार्की हटने का एक कारण बनता है। मतलब क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर वन में। तो वर्ल्ड वॉर वन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हुआ क्या था कि उस जमाने में, ये 19th सेंचुरी की बात है, जब इंपीरियलिज्म चल रहा था। तो इंपीरियलिज्म क्या होता है, बेसिकली ये जो जा जाके कॉलोनीज, दूसरी कंट्रीज की लैंड को एक्वायर किया जाता है। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश में, तो ऐसे हर कंट्री एक दूसरे की यहाँ पे लैंड को एक्वायर कर रहे थे। अब यहाँ पे जर्मनी की बात आएगी थोड़ा, क्योंकि जर्मनी के साथ जो हिटलर था, वहाँ का डिक्टेटर था, तो उसकी क्या आइडियोलॉजी थी। मैं वैसे तो हम वो नाजिज्म में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ बताता हूँ। जैसे हिटलर था, हिटलर क्या चाहता था कि अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो लैंड ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करो। तो इस तरीके की सोच थी, काफी सारी कंट्रीज में भी थी। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी, हर कंट्री एक दूसरे की लैंड को एक्वायर कर रही थी, और जिसके चलते हुए वर्ल्ड वॉर होता है हमारे वर्ल्ड वॉर वन में। अब मान लीजिए जैसे वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो ब्रिटेन जो है वो जर्मनी से वर्ल्ड वॉर में था, तो उसकी वजह से ब्रिटेन ने हमारे इंडिया को कैप्चर करा हुआ था, मतलब कॉलोनीज बनाई हुई थी। तो इंडिया के लोग भी वहां पे फिर उस सोल्जर्स को लेके जाया जा रहा था उस वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में हर एक देश का इंसान जो है उस वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ था, और इस तरीके से इसको हम वर्ल्ड वॉर बोलते थे। तो अब होता क्या है वर्ल्ड वॉर वन में, रशिया के साथ क्या होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां से शुरुआत करेंगे। तो 1914 की बात है, वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस। टू यूरोपियन अलायंस मतलब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यहाँ पे टू यूरोपियन कंट्रीज के अलायंस बने हुए थे। तो अलायंस कौन से थे, एक था हमारा सेंट्रल पावर, दूसरा था हमारा एलाइज पावर। ये चीज हम वैसे तो जो हमारा अगला चैप्टर होगा ना नाजीज्म, हम उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा एक बार आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे कंट्रीज ने अपने गुट बनाए हुए थे। तो जो सेंट्रल पावर थी उसमें आ रहा था जर्मनी, टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया, क्योंकि सारे के सारे एम्पायर थे। और दूसरा था एलाइड पावर, एलाइड पावर कह लो, एलाइज पावर भी कह सकते हैं। तो उसमें था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, और बाद में फिर इटली और रोमानिया ने भी इसको ज्वाइन किया था, और यूएसए भी इसी में ज्वाइन हुआ था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जब यूएसए ने जापान, क्योंकि सेकेंड में क्या होगा इसके साथ फिर जापान जुड़ेगा, तो वो जो हिरोशिमा नागासाकी में बम फोड़ा था वो हम जानेंगे अगले चैप्टर में। फिलहाल अभी यहाँ से शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा। आज वीडियो में आपने मेरा थोड़ा वीडियो में देखा होगा मैंने किस तरीके से स्ट्रक्चर वे में सब कुछ बनाया, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा था और जगह शायद थोड़ी मुझे कम लगी, तो मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो हम इस तरीके से चलेंगे, फिर इस एरो से इस टॉपिक पे आएंगे, फिर ऐसे करके, और इस तरीके से आज हमारी रेलगाड़ी चलेगी इस तरीके से। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, मैं दोबारा बताता हूँ। हम इस तरीके से टॉपिक को शुरू करेंगे, ऐसे होते हुए इस तरीके से, फिर यहाँ से ये, और इस तरीके से यहाँ के आगे हम डी एड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये दो एम्पायर्स थे जो आपस में भिड़ रहे थे, लड़ाई हो रही थी, वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था 1914 में। उसके बाद क्या होता है, इनिशियली रशियंस सपोर्ट सार, सार निकोलस टू, यानी कि जो वहां का राजा था उसको वहां के लोकल रशियंस ने सबने सपोर्ट करा। राजा को बोला कि चलो ठीक है, लड़ाई हो रही है, हम सारे लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो नेशनलिज्म की भावना तो आ जाती है ना। कोई बाहर का कंट्री, आपस में कुछ भी चल रहा हो, बाहर की कंट्री वाला कोई आके एक्वायर करेगा तो लोग सब एकजुट तो होंगे। तो स्टार्टिंग में राजा को सभी लोगों ने सपोर्ट करा। यहाँ पे जो आर्म प्रोटेस्ट था जो चल रहा था वो एक अलग चीज थी, लेकिन ये वॉर होने की वजह से सारे लोग जुड़ गए थे, राजा को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इन्हीं सब चीजों के चलते हुए क्या होता है, राजा का बाद में डाउनफॉल देखने को मिलता है। राजा को लोग सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। क्यों करना छोड़ देते हैं, देखिए। बट लेटर सार रिफ्यूज टू कंसल्ट विद अदर्स, यानी कि जो उसका डोमा जो मतलब पार्लियामेंट था, वहां के पॉलिटिशियन से या वहां के जितने भी लेजिस्लेटर्स थे उनसे किसी से कंसल्ट नहीं ले रहा था वॉर को लेके, अपनी मर्जी से ही चीजों को करे जा रहा था ना। इवन कंजर्वेटिव्स थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे, कह रहे थे कि राजा सुन ही नहीं रहा है किसी की, बस अपने हिसाब से वॉर में पैसा बर्बाद कर रहा है और वॉर लड़े जा रहा है। तो कारण क्या था, उसका कारण यह था कि एक मॉन्क था जिसका नाम था रासपुतीन। अब ये रासपुतीन कौन था, ये एक मॉन्क था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि राजा की जो वाइफ थी
वो जर्मनी से थी, ठीक है। तो राजा की जो वाइफ थी, उसके बेटा एक बार उसका बीमार होता है, वो इस मॉन्क के पास जाती है, तो कहते हैं कुछ तंत्र मंत्र से उसको बेटे को ठीक कर दिया था, तो इसलिए उस मॉन्क को उसकी वाइफ बहुत मानती थी। दूसरा, उसकी जो वाइफ थी वो जर्मनी से थी, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो भी बन गया था कि इसकी राजा की वाइफ जो है वो जर्मनी से है, मॉन्क की सुनता है, किसी की सुन नहीं रहा, तो लोग उसके जो सपोर्ट में पीछे हटने लग गए थे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात एक और है जो मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा मैं क्या होता है, राजा का कारण क्या था डाउनफॉल का, वॉर क्यों इस तरीके से सारी चीजें खराब होती जा रही थी रशिया में। क्योंकि जो हिटलर था, यानी कि जो जर्मनी नाजिज्म पार्टी थी, उसका जो बर्डन था, जिस तरीके से रशिया पे अटैक जब वो कर रहा था, पहले बेसिकली उसने पोलैंड पे अटैक किया था, पोलैंड को एक्वायर कर लेता है, वो अगले चैप्टर में इसमें और डिटेल में जानेंगे। उसके बाद जब वो रशिया पे अटैक करता है, वो बात अलग है कि बाद में जर्मनी में वो हारेगा, लेकिन रशिया का किस कदर नुकसान होता है वो सारी चीजें अब हम इसमें देखेंगे। तो वो मॉन्क की सुनता था, ये सारी सिचुएशन चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वाज ऑन टू फ्रंट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। अब ये वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट क्या होता है, इसको मैं नक्शे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। मान लीजिए ये यहां समझा देता हूं, इधर मान लीजिए ये जर्मनी है, ठीक है, रशिया इधर कहीं ऊपर था यहाँ पे, और यहाँ पे था ब्रिटेन और फ्रांस, ऐसे। तो ये ईस्टर्न हो गया ना, ईस्टर्न फ्रंट, और ये वेस्टर्न फ्रंट। तो फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी पर अटैक कर रहे थे, उधर से रशिया अटैक कर रहा था। तो जो इधर का जो मैनेजमेंट था, इधर की जो फ्रांस और ब्रिटेन की जो आर्मी थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, उसका जो मतलब एक मैन पावर था वो बहुत स्ट्रांग था, रशिया का कम देखने को मिल रहा था। अब ये क्यों था, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो होता क्या है, इसी के चलते वेस्ट में, यानी कि वो ट्रेंचेस में लड़ा करते थे। तो ट्रेंचेस क्या होते हैं, देखिए, तो ट्रेंचेस होते हैं इस तरीके से, ऐसे, ये इस तरह के ऐसे बनाए हुए होते हैं, सोल्जर इसमें खड़ा होता है और यहां से लड़ा करता है। ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था। तो सोल्जर इस तरीके से ऐसे फिर गोलियां चलाता है, तो इस तरीके से ट्रेंचेस में लड़ा करते थे, तो इसलिए कैजुअलिटी कम देखने को मिली थी। और ईस्ट यानी कि उधर जो रशिया था, रशिया जो डायरेक्ट फील्ड में लड़ा करता था, तो इसलिए वहां पे जो है वो चीजें ज्यादा देखने को मिला करती थी। तो इसलिए कैजुअलिटी जो थी वो ज्यादातर हमें वेस्ट में देखने को मिली, और ईस्ट में सॉरी वेस्ट में कम देखने को मिली है, ईस्ट की तरफ ज्यादा देखने को मिलती है। ये सारी चीजें होती हैं, तो कैजुअलिटी बढ़ रही थी। अब एक दूसरी बात और बतानी थी मेरे को, रशिया का क्या था कि बेसिकली जब जर्मनी वाले जब अटैक कर रहे थे, जब एंटर कर रहे थे किसके अंदर, रशिया के अंदर एक्वायर करने के लिए, तो जर्मनी की यहाँ पे एक सोच थी कि आने दो, इस आर्मी को और अंदर आने दो, और रिसोर्सेज को खत्म करते जाओ, और इनको और अंदर तक आने दो, और उसके बाद फिर हम लोग अटैक करेंगे जर्मनी पे। ये सोच थी, मतलब रशिया ऐसा सोच रहा था, तो इस तरीके से वॉर चल रहा था। लेकिन उसके चलते हुए रशिया के ही कितने सारे रिसोर्सेज थे, लोग थे, जो सारे उसके चक्कर में बर्बाद होते जा रहे थे। तो इस वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आया था, अब मैं इसमें बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो जब ये पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सारी सिचुएशन चल रही थी, तो उसके चलते हुए क्या क्या वॉर देखने को मिला, क्या क्या इंपैक्ट आया था। एक तो रशिया आर्मी हार गई थी 1914 1917 में जर्मनी से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसने अटैक किया था। इंपैक्ट क्या क्या हुआ था, देखिए, 7 मिलियन कैजुअलिटी देखने को मिली थी 1917 में। ये 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोगों की ये सब देखने को मिली थी। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग, ये समझाता हूँ, रशियन आर्मी ने अपने ही क्रॉप्स और बिल्डिंगों क्यों डिस्ट्रॉय करा। जैसे मान लीजिए जब लोग ऐसे अंदर चलते चले जाएंगे, जो जर्मनी था वो अंदर एंटर करता हुआ जा रहा था, तो रशियन आर्मी क्या कर रही थी, लोगों को बचा रही थी, वो लोगों को रिफ्यूजी कर रही थी, अंदर भेजे जा रही थी वेस्ट की तरफ, और जो वहां के क्रॉप्स थे या वहां की जो बिल्डिंग्स थी उनको हटाती जा रही थी लोगों को। तो वो सारी चीजें जब हटेंगी और आर्मी अंदर आती जाएगी जर्मनी की, तो क्या होगा, उनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा नक्शा है रशिया का, लोग ऐसे एंटर करेंगे ऐसे जर्मनी वाले, इस तरीके से ये एंटर करेंगे, आर्मी इधर है, फिर ये पीछे हटती जाएगी और पीछे हटती जाएगी, और साथ में यहाँ के रिसोर्सेज खत्म करती जाएगी। तो जब ये लोग और अंदर आते जाएंगे तो इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, खाने पीने का सामान नहीं होगा। लेकिन इसके चलते हुए क्या हो रहा था, ये सारी स्ट्रेटेजी जब हो रही थी, तो उसी के चलते क्या होता है कि 3 मिलियन रिफ्यूजी इन रशिया, मतलब फिर लोगों को वो ये माइग्रेट करना पड़ गया था, रिफ्यूजी, ये सारी चीजें देखनी पड़ी थी। ये सब चीजें के होते हुए सोल्जर भी फिर मतलब थक हार गए थे। तो सोल्जर्स ने ऐसे सोचा कि अब हमारे बस की नहीं है वॉर करना यहाँ से, और सोल्जर्स वॉर को सरेंडर कर चुके थे। इसके बाद क्या होता है, फिर वॉर इम्पैक्टेड ऑन इंडस्ट्रीज टू, और उसके बाद इसी के चलते हुए इंडस्ट्री पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता था। अब इंडस्ट्री पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा था, तो देखिए फिर से दोबारा से एक बार थोड़ा सा नक्शे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊंगा। इसमें एक सी थी, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी क्या थी बेसिकली, कि जो रशिया है, मान लीजिए ये रशिया है और इधर जर्मनी है, और बीच में यहाँ पे समुद्र था, बाल्टिक सी था ये। तो इधर क्या होता था कि ठंड पड़ जाया करती थी, तो यहाँ से तो रिसोर्सेज नहीं आएंगे फ्रांस के और जो यूएसए के थे,
तो जब यहाँ से सी नहीं आएंगे तो जर्मनी ने क्या करा, इसको ब्लॉक कर दिया, इस बाल्टिक सी को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद रशिया में जो रिसोर्सेज जाने का, जो इंडस्ट्रियल था, जो सामान था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वो सारा का सारा ब्लॉक हो गया था। तो इस तरीके से रशिया की इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद रेलवे तक भी ब्रोक, उसकी रेलवे लाइन भी फट जाती है। इतना मतलब डिजास्टर देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर की वजह से रशिया में। और इन सब के चलते हुए फिर क्या होता है कि मतलब जो फैक्ट्रीज में या जो लेबर थी जो काम कर रही थी, उन लोगों को वॉर में ले जाया गया, फिर उन्हीं के लिए खाना भिजवाया जा रहा है। तो भुखमरी भी फैलने लग गई रशिया में। तो जिसकी तरह से जो रशिया का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, भुखमरी और वॉर की वजह से नुकसान। देखिए वॉर क्या है, वॉर जब भी होता है तो क्या होता है, इंसान का वॉर की वजह से कंट्री का सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि एम्यूनिशन, आर्म, ये जितनी भी चीजें, पैसा जब लगता है तो ये सारी चीजें लगने के बाद क्या होता है, ये पैसा और ये सारी चीजें जब लगती हैं तो उससे क्या होता है, कंट्री का ही लॉस होता है। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से जर्मनी का ये सारा लॉस होता है, जिसमें हमने जाना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और किस तरीके से रशियन एम्पायर पे इम्पैक्ट पड़ता है इस वॉर का। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर हम अगली वीडियो में जानेंगे अब किस तरीके से राजा की जो मोनार्की है वो हटाई जाती है, वो अब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही था मेरा टॉपिक। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।